Class 10 Civics. The lesson is political parties. So before getting into it, let us understand what is a political party. So a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप है जो साथ में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और सरकार में हिस्सेदारी के लिए. दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. वे कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स समाज के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए ऐसी पॉलिसीज तय करते हैं और उसमें आपसी सहमति बनाते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो. पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो समाज के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीज़न होता है उसको दर्शाता है. पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप. पार्टीज जो है वो समाज से ही बनती है, समाज का ही हिस्सा है, इसीलिए पार्टीशनशिप नाम उसे दिया गया है. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interests it upholds. तो पार्टी जो होती है उसे हम किस कारण से पहचानते हैं कि वो देश के कौन से हिस्से को रिप्रेजेंट करती है. पहली चीज़ तो ये. दूसरी, कौन सी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को वो सपोर्ट करती है और किसका इंटरेस्ट सबसे आगे रखती है. ये तीन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 अहम हिस्से होते हैं. पहला है द लीडर्स. पार्टी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, मेंबर्स, जो टॉप लीडरशिप है पार्टी की. दूसरा, एक्टिव मेंबर्स, हमारी भाषा में कहे तो कार्यकर्ता. उस पार्टी के जितने एक्टिव मेंबर्स हैं वो उसका सेकंड कंपोनेंट है. और तीसरा है फॉलोअर्स, यानी हम और आप जैसे आम लोग जो किसी ना किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं. तो किसी भी पार्टी के अंदर ये 3 कंपोनेंट होने चाहिए और इसी के बलबूते पे वो पार्टी चलती है. नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्या है, तो आइए समझते हैं इसको. इफ़ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टी, ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट. जाहिर सी बात है. करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 543. लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स फिलहाल है. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो 543 के 543 मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते, यानी वो अपने आप चुनाव लड़के आते. इमेजिन अ सिचुएशन when none of the 543 members can be brought to think alike on a particular issue. उस परिस्थिति को जरा इमेजिन करिए कि मान लीजिए कि 543 मेंबर्स असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और किसी इशू पे सभी को हम साथ नहीं ला सकते, तो उनको साथ लाना कैसे, सबसे बड़ी चुनौती ये थी. एंड दिस वुड लीड टू अ टोटल chaos. इससे एक देश के अंदर बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वुड ऑलवेज बी मोर इंटरेस्टेड इन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वुड सेल्डम थिंक अबाउट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. क्योंकि वो जो कैंडिडेट किसी भी जगह से चुन के आया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदार क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही ध्यान में रखेगा. वो उन्हीं बातों को फॉरवर्ड करेगा जिससे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ़ायदा हो. देश के डेवलपमेंट के लिए या देश के लिए वो कम सोचेगा. क्यों? क्योंकि उसे दोबारा इलेक्शन जीतने हैं. अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर पाएगा तो ही चुनाव जीत पाएगा. तो उसका फोकस किस पे रहेगा? सिर्फ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पे. अ पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी टू ब्रिंग डाइवर्स पीपल ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट बिगर इश्यूज कैन बी टेकन केयर ऑफ. इसीलिए ऐसी स्थितियाँ खड़ी न हो, इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत होती है जो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को साथ में लाए ताकि जो बड़े मुद्दे हैं देश के
देश की सुरक्षा के, हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर आपकी द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, तो उन सारी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है। Now, the democracy which is being practiced all over the world is called representative democracy. इसके अंदर क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कि the people they elect a person who becomes our representative. In this system, governance is done through people's representative because it is impossible for each citizen to participate in the governance of the country. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए चुनते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति का गवर्नेंस में हिस्सेदारी रखना बहुत मुश्किल होता है, फिर और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर देश का हर व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी जगह पे हम क्या करते हैं कि हम अपने बिहाफ पे किसी को चुन के भेजते हैं और वो व्यक्ति वहाँ पे हमारे बिहाफ पे रूल्स और लॉज बनाएगा। द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कारण पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म हुआ है। फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी के मेन फंक्शंस है, उसका काम क्या होता है। उसका सबसे पहला काम है कंटेस्टिंग इलेक्शंस, चुनाव लड़ना। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। A political party nominates its candidate for the electoral contest in various constituencies. पॉलिटिकल पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है चुनाव लड़ना। वो क्या करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने उम्मीदवार को वो नॉमिनेट करेंगे कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए। दूसरा है पॉलिसीज। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सो दैट द वोटर्स कैन चूज फ्रॉम देम। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपना एक मैनिफेस्टो लेके आती है जिसके अंदर पार्टी क्या करने वाली है, वो कौन सी पॉलिसीज़ को लाएंगी, कौन सी पॉलिसीज़ को हटाएंगी, वो सब ब्यौरा उसमें लिखा जाता है ताकि वोटर्स उसमें से चूज कर सके। अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन अंडर वन अम्ब्रेला। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, देश के अंदर अलग अलग जगहों पे जो मुद्दे हैं उनको इकट्ठा करती है, लोगों की बातचीत से इकट्ठा करती है, उनसे व्यूज़ लेती है और अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करती है जिसके अंदर वो सारी ओपिनियंस को उसमें लिखा गया होता है। नाउ दिस ओपिनियंस आर चैनलाइज्ड टू फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और इन्हीं ओपिनियंस या फीडबैक्स के आधार पर वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तय करती हैं। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, जो पार्टी जीतेगी उसी की सरकार बननी है। तो जो रूलिंग पार्टी का जो मैनिफेस्टो था जिसके अंदर उन्होंने जो पॉलिसीज तय की थी, तो सरकार उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में जोर लगाएगी और ये माना जाता है कि सरकार को वही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। तीसरा है मेकिंग लॉ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लॉ बनाना। अगर आप मेंबर बनेंगे पार्लियामेंट के या असेंबली के, आपका ये दायित्व बन जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। You may be aware that it is the legislature which passes a law after proper debate. ये हम सभी को पता है कि लेजिस्लेचर द्वारा, चाहे वो स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा, वहीं पे बिल को लाया जाता है, उस पर डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं, मतदान के बाद, वोटिंग के बाद, उसे पास करने के बाद, राष्ट्रपति से साइन करने के बाद उसे कानून में परिवर्तित कर दिया जाता है। As most of the members belong to political parties, so a political party has direct say in law making for the country. और उस असेंबली के अंदर, स्टेट के अंदर या फिर पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो लोग लॉज बना रहे हैं, उसके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। तो इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टी का उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है क्योंकि वो पार्टी ही तय करते हैं हमें क्या लॉ लाना है देश के लिए। चौथा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी।
पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, वही सरकार बनाते हैं और वही सरकार को चलाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो फॉर्म होती है वो रूलिंग पार्टी के अंदर से ही होते हैं। जो टॉप लीडर, जो आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर्स बनेंगे, वो रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हैं। वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स आर असाइंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू कैरी आउट द टास्क ऑफ गवर्नेंस। सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी सरकार को अलग अलग मंत्रालयों में बांट दिया जाता है कि भाई एक व्यक्ति डिफेंस को देखेगा देश के, एक व्यक्ति फाइनेंस को देखेगा, एक व्यक्ति होम अफेयर्स को देखेगा, एक व्यक्ति कम्युनिकेशंस को देखेगा, एक व्यक्ति फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। इस तरह से सरकार के सारे कामों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है और हर उस जो लीडर है उसे वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री चलाने को दी जाती है ताकि वो उस हिस्से को चला सके। पांचवा फंक्शन है प्लेइंग ऑपोजिशन। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने सरकार बनाई है तो किसी को ऑपोजिशन तो बनना ही पड़ेगा। तो अ पार्टी विच डज नॉट गेट मेजोरिटी और कम्स अंडर द मेजोरिटी कोलिशन नीड्स टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। अगर कोई पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं मिली या वो उस कोलिशन यानी गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसे बैठना कहाँ पड़ेगा, ऑपोजिशन में, और उसे एक विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा। इसका मेन काम क्या होता है, सरकार की हर काम पे नज़र रखना और जहाँ जहाँ उन्हें लगे कि सरकार अपनी पावर्स का दुरुपयोग करने जा रही है या ऐसे लॉज ला रही है कि जहाँ खतरा हो सकता है तो वो उसके खिलाफ बोलते हैं, सरकार को आगाह करते हैं। छठा इंपॉर्टेंट फंक्शन है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। दे डू सो बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इश्यूज इन द लेजिस्लेचर एंड द मीडिया। वो लोगों के ओपिनियन को एक रूप देते हैं। जो यहाँ वहाँ अपनी गली में बात होती है, गल्ले पे बात होती है, अब वो बात पार्लियामेंट तक पहुँचे कैसे? तो सबसे आसान तरीका है आप उन ऑपोजिशन पार्टीज़ को पकड़िए, उन्हें बताइए और वो सारे मुद्दे हाईलाइट करते हैं, उठाते हैं, या तो पार्लियामेंट में या तो असेंबली में या फिर मीडिया के सामने, जो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचने का रास्ता है। और सातवां फंक्शन है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स सिंस इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि इन व्यक्तियों के पास, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग करने का उनको रास्ता पता होता है और उनको डायरेक्ट एक्सेस भी होता है क्योंकि वो उसके सदस्य रह चुके होते हैं। तो हमें अगर कोई काम अपना करवाना होता है तो वी गो टू अवर रिस्पेक्टिव एमएलए और एमपी देन गोइंग टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर। क्यों? क्योंकि ऑन देयर कॉल द वर्क इज डन। नाउ डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करेंगे वन पार्टी सिस्टम की। अब वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन दी गवर्नमेंट। दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम्स। आज भी दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर वन पार्टी सिस्टम चलता है और पार्टीज को मौका नहीं दिया जाता। वहां पर एक ही पार्टी का राज चलता है, वही सरकार बनाती है और वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। चाइना इसका एक उदाहरण है जहाँ पर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज़ अलाउड टू रूल, और सन 49 के बाद, साल 51 के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ पर काबिज है आज तक। फिर बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम की। नाउ इन सम कंट्रीज पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू मेन पार्टीज। वहां पर मुख्यतः दो दल होते हैं। वन पार्टी में सिर्फ एक पार्टी होगी, टू पार्टी सिस्टम में दो मुख्य पार्टी होती है। यानी हमेशा जब सरकार बनेगी तो दोनों में से किसी एक की बनेगी। इस बार अगर ये आए हैं तो दूसरी बार वो आएंगे। सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। इसके दो मुख्य एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुख्यतः दो पार्टीज हैं, द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन। ये दो ग्रुप्स हैं। फिलहाल यूएस में रिपब्लिकन की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप। उससे पहले बराक ओबामा थे जो डेमोक्रेट्स के थे। उसी प्रकार से यूके में दो मुख्य पार्टीज हैं,
द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है वहाँ पे, बोरिस जॉनसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है अभी। देन कम्स टू द मोस्ट फेमस सिस्टम, द मल्टी पार्टी सिस्टम। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have reasonable chance of winning, we call it a multi party system। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज कॉम्पीट करती है पावर के लिए, और अगर दो से ज़्यादा पार्टीज पावर में आ जाती है एक साथ में चुनाव लड़के या गठबंधन करके, देन वी कैन कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। करंटली हमारे पास 6 पॉलिटिकल पार्टीज है and more than 150 regional parties are. Since multi-party system tends to offer more choice to the voters, it is often considered better than any other party system। मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों प्रेफरेबल है इंडिया में? क्यों? क्योंकि वो हमें 2 से ज़्यादा चॉइस प्रोवाइड करती है। अगर मुझे बीजेपी का कैंडिडेट पसंद नहीं आया, आई कैन गो फॉर कांग्रेस। अगर मुझे कांग्रेस का नहीं आया तो एनसीपी का नहीं आया तो बीएसपी का नहीं आया तो एसपी का, एंड द लिस्ट कंटिन्यूस। Now here is the comparison between two party and multi party system। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है? The two party system presents voters a simple choice, either A or B। Multi party system provides voter with many choices। A नहीं तो B, B नहीं तो C, C नहीं तो D, नहीं तो E, नहीं तो F, and it goes on। टू पार्टी सिस्टम विल प्रोवाइड स्टेबल गवर्नेंस, यानी वो सरकार स्थिर रहेगी, अपना टर्म पूरा करेगी। बट अ मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि शायद गवर्नमेंट स्टेबल ना रहे। अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया तो वो गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी, सरकार गिर जाएगी। टू पार्टी सिस्टम आर नॉट एज फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव अ मोर और लेस रिजिड सेट ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी इशू। दो पार्टी सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको आप आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे, मोड़ नहीं। क्यों? उनका व्यू किसी भी बात पे फिक्स रहता है, आइदर पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू अ चेंज और शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन। मल्टी पार्टी में क्या होता है, वो चेक करते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। अगर लोग उसके फेवर में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी उसके फेवर में आना शुरू कर देते हैं। यानी वो फ्लेक्सिबल सिस्टम में है, जैसा लोगों का ओपिनियन है वैसा वो खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। मल्टी पार्टी के एग्जांपल है यूएसए, टू पार्टी के एग्जांपल है यूएसए एंड यूके, और मल्टीपल का एग्जांपल है इंडिया। अब बात करते हैं, इंडिया तक की बात होगी अब उसमें बात करेंगे नेशनल पार्टीज़ की। आखिर नेशनल, मैंने आपको पहले बताया कि देश में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, तो ये नेशनल पार्टीज़ होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं ना। अब आपको ध्यान से सुनना है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of total votes in लोकसभा इलेक्शंस, यानी अगर कोई पार्टी लोकसभा चुनावों के अंदर देश भर में 6% वोट हासिल करती है, या फिर 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस लड़ती है और 4 सीट जीतकर लोकसभा में आती है, देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। 2 परिस्थितियां हैं। अगर कोई पार्टी पूरे देश में 6% से ज़्यादा वोट अगर हासिल करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, या फिर उसे 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन लड़ने होते हैं और कम से कम 4 सीटें लोकसभा के लिए जीतनी होती है, देन ओनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ये रही देश की नेशनल पार्टीज कौन सी है। ये लिस्ट हर चुनाव के बाद चेंज होती है क्योंकि वोट शेयर देखा जाता है। तो बीजेपी फाउंडेशन ईयर 1980, फिलहाल करंट लीडर जेपी नड्डा हैं, अमित शाह थे, अब जेपी नड्डा हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से बनी थी, सोनिया गांधी अभी भी उसकी इंटरिम प्रेसिडेंट है। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 64, सीताराम येचुरी उसके जनरल सेक्रेटरी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये उसका अलग से हिस्सा है, 1925 में बनी थी। एस रेड्डी उसके सेक्रेटरी हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 84 में बनी थी, कुमारी मायावती उसकी अध्यक्षा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 1990 में भी पार्टी बनी है और शरद पवार इसके अध्यक्ष हैं। ये देश की रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं। अब बात करेंगे स्टेट पार्टीज की।
ये हो गई नेशनल पार्टीज। अब मैंने कहा था आपको कि 150 से ज़्यादा रीजनल पार्टीज हैं, यानी स्टेट पार्टीज हैं। ये कैसे बनती है? अब बात होगी सिर्फ उस स्टेट तक, ठीक है? किसी एक स्टेट को पकड़ते हैं, महाराष्ट्र पकड़ लिया चलो। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी। कि कोई किसी भी राज्य, जैसे मान लो महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी थी, उसने चुनाव लड़ा और उसे उस विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6% वोट मिले, और अगर वो 2 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है असेंबली इलेक्शंस में, देन ओनली इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। अभी आप देखेंगे स्टेट पार्टीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है उसकी, फिर AIADMK तमिलनाडु में है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वेस्ट बंगाल, AIMIM तेलंगाना में है, ऑल इंडिया NR कांग्रेस पुडुचेरी में है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, फिर AIDUF आसाम में। इस तरह से आप देखेंगे तो तकरीबन लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है, यहाँ पे 49 का नाम मेंशन्ड है। अब चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या चैलेंज खड़े होते हैं? अब तक हमने उसके फंक्शंस देखे, पार्टी सिस्टम देखा, गवर्नमेंट सिस्टम देखा। अब पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या होंगे, कहाँ वो पीछे छूट जाती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहली मुसीबत जो इन पे आती है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। भारत के अंदर हर पार्टी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाती है, डेमोक्रेसी को बचाना है, इसलिए हमको पावर में लाना है, इस तरह के नारे लगाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज उनको फेस करना होता है वो है खुद की पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी रखना, उसे कहेंगे इंटरनल डेमोक्रेसी। अब ये पीछे की छूट जाती है क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन ऑन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। ये इसी कारण से इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती क्योंकि पार्टी का जो सारा पावर है, कंट्रोल है, वो सिर्फ ऊपर के जो कुछ नेता है उन्हीं तक सीमित होता है, नीचे वालों को कुछ मिलता नहीं है। पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस। पार्टीज अपने अंदर चुनाव नहीं करवाती, वो अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव नहीं करवाएगी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं करवाएगी, अपने स्टेट जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं उनकी इलेक्शन नहीं करवाएगी, और वो अपने अपने खास लोगों को बिठा देती है। तो इससे कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते। इससे होता क्या है, ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। जो सामान्य कार्यकर्ता है, उस पार्टी का सदस्य है, उसे ये पता नहीं चलता उसकी पार्टी में क्या चल रहा है, कौन अध्यक्ष, क्या कैसे बन रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं होता क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की ही नहीं जाती। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज पार्टीज के सामने कि वो अपने अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को बनाए रखें, सबको मौका दें, इन्फॉर्मेशन को एक फ्लो में पास ऑन करें अपने लास्ट वर्कर तक, ताकि उसे भी पता चले कि मेरी पार्टी में क्या चल रहा है। जैसे वो क्वेश्चन उठाते हैं पार्लियामेंट में कि सरकार हमें बताए देश में क्या चल रहा है, उसी प्रकार से हर पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी पार्टी से ये पूछना चाहिए कि भाई मेरी पार्टी में क्या चल रहा है, मुझे बताया जाए। इसी से सही मायने में इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी। दूसरी बड़ी समस्या जो है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन क्या, आसान भाषा में कहें तो हम सभी ने सुना है कि राजा का बेटा राजा बनता है। जैसे राजा होते थे पहले के टाइम में, तो आज अगर मैं राजा हूँ कहीं का, तो अगला राजा कौन बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, और उसके बाद राजा कौन बनेगा, तो उसका बेटा बनेगा, और ये चलता जाता है, जिसे हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। तो आज ये कुछ ना कहीं पे बहुत सारी पार्टीज में चल रहा है कि दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। ये पार्टीज में कैसे होता है कि जो लीडर्स आज पार्टी के टॉप पोस्ट पे होते हैं, पार्टी का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, और उसके स्टेट यूनिट का हेड हो, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हेड हो, वो यही इच्छा रखेगा कि मेरे बाद भी यहाँ पे मेरे परिवार का कोई सदस्य, मेरे घर का कोई सदस्य, या मेरा नज़दीकी कोई व्यक्ति उसका अगला मुखिया बने। तो इससे कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज उठाने की कोशिश की जाती है। तीसरी बड़ी समस्या है मनी एंड मसल पावर। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी खबरें ऐसे आती है कि चुनाव के अंदर पैसे का बहुत इस्तेमाल होता है, वोट खरीदे जाते हैं, या फिर
लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भैया आप हमको वोट दीजिए इस तरफ, उसे कहेंगे मसल पावर। और पार्टीज क्या करती है? द पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। आजकल पार्टीज क्या नया ट्रेंड क्या लाई है कि वो उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनाव में टिकट देती है अपनी पार्टी से, या तो जो वोट इकट्ठा कर सके या जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सके या कलेक्ट कर सके। इन सम केसेस इवन पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स। आज देश में पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एमपीज़ हैं हमारे, ऑनरेबल एमपीज़ जो हैं हमारे, उन पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, किसी ना किसी पे कोई केसेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुछ पार्टीज़ क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है, उन्हें चुनाव जितवाती है, उन्हें माननीय बनाती है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। अब होता क्या है कि पहले वाले में भी पानी था, दूसरे वाले में भी पानी था, तीसरे वाले में भी पानी था, हमें कुछ और मिला ही नहीं। इन्हें आसान भाषा में कहे, इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू दी वोटर्स, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। हम यहाँ पे कैंडिडेट कैसे खड़ा करते हैं, पार्टीज कैसे खड़ा करती है, वो उस इलाके की जाति में देखते हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। मान लो किसी इलाके में जैसे एक ट्राइबल एरिया है, तो जाहिर सी बात है हर पार्टी एक ट्राइबल को ही कैंडिडेट बनाएगी, फिर वो भी देखेगी किसका झुकाव कितना है, कहाँ है, क्या है। यानी आप देखने जाएंगे ऑलमोस्ट तो हर पार्टी का कैंडिडेट आपको सिमिलर ही लगेगा, उसका बैकग्राउंड लगभग सेम ही होगा, तो वो कोई मीनिंगफुल चॉइस होता नहीं है। इस पर भी केस है, उस पर भी केस है, अब किसको जिताएं, दोनों पे केस है। तो इसके लिए हमको इलेक्शन कमीशन ने क्या ऑफर दिया, भाई नोटा दबाओ पर वोट दो, लेकिन उन नोटा को कन्वर्ट करना है असली वोटों में, वो तभी होगा जब वोटर्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस अवेलेबल होगा। इसी के चलते रिफॉर्म्स की बात चली थी पॉलिटिकल पार्टीज में, तो हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या चेंजेस लाने की बात कही गई थी? पहला जो सुधार लाया गया था वो क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। संविधान में चेंज लाया गया था। उस समय श्री राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने इस बिल, उस संविधान में संशोधन को पारित किया था और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये लॉ क्या था कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत के आया है तो वो चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर उसे जाना है तो उसे पहले इस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा, उस मेंबर की पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर असेंबली में इलेक्ट हुआ तो एमएलए की पोस्ट से, और पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ तो एमपी की पोस्ट से उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। वो अपनी पार्टी को छोड़ेगा, अपनी पोस्ट को छोड़ेगा, और तभी जाके वो सामने वाली पार्टी में जा सकता था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि मान लो मैं किसी पार्टी से जीत के आया हूँ, सामने वाली पार्टी के पास मेजोरिटी के लिए 2 एमपी कम पड़ रहे थे, तो मुझे ऑफर दिया गया कि साहब आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको इतना देंगे, ये देंगे, मंत्री बना देंगे। तो मेरा मन ललचा गया, तो मैंने क्या किया, हाँ भाई ठीक है, हम बन रहे हैं तुम्हारे साथ। तो मैं भले इस पार्टी से जीत के आया था, पर मैं कहाँ चला गया, सामने वाली पार्टी में। क्यों? इस चीज़ को रोकने के लिए कोई कानून था नहीं, हंगामा होता पर उसका कोई मतलब होता नहीं। फिर राजीव गांधी ने इस बिल को लाया था, ये डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उसके बाद से डायरेक्टली कोई व्यक्ति पार्टी चेंज नहीं कर सकता था। ये पहला रिफॉर्म था, आपको मैंने बता दिया। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड मेंबर्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश रिवॉर्ड्स। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। चुनावों के अंदर पैसे का इस्तेमाल और गुंडों का इस्तेमाल रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था। उसमें क्या कहा गया, नाउ इट इज़ मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। आज उस समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का चुनाव हो, छोटे से लेके बड़ा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उसे एक एफिडेविट देना होगा जिसमें उसे मेंशन करना होगा उसकी प्रॉपर्टी कितनी है फिलहाल, क्या उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर नहीं है तो वो स्पष्ट करना होगा कि नहीं है, अगर है तो कितने हैं, क्या है, कौन सा केस है, ये आपको सब स्पष्टीकरण देना होता है ताकि लोगों को पता चले कि भाई मेरा कैंडिडेट ऐसा है।
The election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. फिर भारत के चुनाव आयोग ने या निर्वाचन आयोग ने ये ऑर्डर पास किया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पार्टी के अंदर चुनाव करवाने कंपलसरी है। यानी एक फिक्स टेन्योर के बाद आपको पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी या फिर स्टेट यूनिट्स के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, हर पोस्ट पे चुनाव करवाना ज़रूरी रहेगा। और पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। मतलब ये दिखाना पड़ेगा आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपको वो बताना पड़ेगा। एंड फाइनली अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और शुड बी मेड अभी तक बनाया नहीं है कि कोई पार्टी कैसे चलनी है, उसकी गाइडलाइंस ऐसी कोई होती नहीं है। फिर और क्या सुझाव लाए गए थे? इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, अबाउट 1/3 ऑफ टिकट्स टू वीमेन कैंडिडेट्स। पार्टीज को ये खुद सोचना होगा और ये कंपलसरी होना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टी जितने भी नंबर ऑफ टिकट्स देती है उसके 1/3 1/3 मेंबर्स कौन होने चाहिए? वीमेन कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। यानी अगर 100 सीट्स पे वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उसका 1/3 किसको देना है? आपको टिकट्स फीमेल को देना है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओडिशा का। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय और विधानसभा के चुनाव के समय ओडिशा ने बीजू जनता दल, जो वहाँ की रीजनल पार्टी है, उन्होंने इसको फॉलो किया था। नवीन पटनायक अभी ओडिशा के सीएम हैं और बीजू जनता दल बीजेडी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने, उनकी पार्टी ने 1/3 टिकट्स किसको दी थी? फीमेल्स को। अब जीती कितनी हारी कितनी वो अलग इशू है, लेकिन उन्होंने इसको फॉलो किया। ये एक अच्छा उदाहरण है जो मैंने आपको दिया है। और भी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने ऐसा किया था। नाउ देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। एक बहस और छिड़ी, एक वर्ग ये चाहता है कि चुनाव में समय जो प्रचार का जो पैसा लगता है वो उसका भुगतान सरकार करे, यानी देश उसको प्रोवाइड करे। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। यानी चुनाव प्रचार का जो खर्चा है वो भी सरकार को देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन इससे करप्शन के चांसेस के लेवल बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इससे जो देश का जो पैसा है उसका मिसयूज़ होने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए इसको कभी लाया गया नहीं। और इसी के साथ धन्यवाद। हमें अपना सही पावर पता होना चाहिए, तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी का निर्माण हम कर पाएंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़।